हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शशि। डेली लर्न विद शशि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वाइगोत्स्की सिद्धांत का जो क्लास कर रहे थे उसका दूसरा लेक्चर हम लोग देखेंगे। इसमें वाइगोत्स्की साहब ने 4 तरह के स्तरों पर बांट कर अपने कंसेप्ट दिए थे। जैसे 4 संज्ञानात्मक विकास को उन्होंने व्याख्या करने के लिए 4 स्तर पर बांटा। जो सिद्धांत देना चाहते थे उसको 4 स्तर बांटा। एक को उन्होंने कहा सूक्ष्म वृत्तीय विकास, माइक्रोजेनेटिक डेवलपमेंट। ये बताते हैं कि सूक्ष्म वृत्तीय विकास एक हो गया, दूसरा हुआ व्यक्ति वृत्तीय विकास, तीसरा हुआ जाति वृत्तीय विकास और चौथा हुआ सामाजिक ऐतिहासिक विकास। इंग्लिश वाले देख लें, माइक्रोजेनेटिक डेवलपमेंट, ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट, फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट और सोशियो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ये 4 स्तर पर उन्होंने बांट कर अपने कंसेप्ट दिए वाइगोत्स्की साहब ने। ठीक है, इन सभी चारों को हम लोग अलग अलग करके देखते हैं, क्योंकि यही सब स्तर पर उन्होंने देखा कि बालक में सीखने का, अनुभव प्राप्त करने का कहीं ना कहीं इन्हीं स्तरों पर देखा उन्होंने। जब उन्होंने तो पाया कि इन सभी विकास का इन सब संबंध है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सूक्ष्म वृत्तीय विकास क्या होता है। ठीक है, माइक्रोजेनेटिक डेवलपमेंट, सूक्ष्म वृत्तीय विकास। इसमें कहा गया है कि लघु अवधि में बालकों में जो चिंतन या समाधान करने की, जो समस्या समाधान करने में जो भी तकनीक में चेंजिंग आता है, उनके बदलाव आता है। देख लीजिए, लघु अवधि में बालकों के चिंतन, समस्या समाधान या विचार में जो परिवर्तन प्रदर्शित होता है उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म वृत्तीय विकास कहते हैं। इन्होंने बताया कि लघु अवधि में बालकों में चिंतन, समस्या समाधान या विचारों में जो परिवर्तन प्रदर्शित होता है उसे क्या बोलते हैं? सूक्ष्म वृत्तीय विकास कहते हैं। एग्जाम्पल ग्रुप में आप ले सकते हैं कि छोटे समय में, कम अवधि में जो बच्चों में चिंतन या विचार करने में जो भी उन्होंने परिवर्तन आता है किसी भी समस्या को, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल ग्रुप में ले लीजिए, आप अपने घर में या किसी बच्चे को अगर जोड़ घटाव देते हैं और उसे बोलते हैं कि इसे बनाकर दिखाओ, तो उसमें देखते होंगे कुछ ना कुछ दिमाग लगाता होगा, फिर उसे सॉल्व करने का तरह तरह का टेक्निक अपनाता होगा। तो ये कहीं ना कहीं कुछ छोटे से समय में उसमें कुछ न कुछ तो परिवर्तन हुआ, तो उस परिवर्तन को अवलोकन करके इन्होंने ये चीज़ प्राप्त किया। एग्जाम्पल मैंने लिखा है, कुछ सप्ताह तक उसे जोड़ घटाव दीजिए, उसे समाधान करने के लिए देखिए कि कैसे कैसे तरीके अपनाता है छोटे समय में, कम समय में। इसके अलावा उसे कोई चीज़ याद करने के दिए हुए हैं या याद कराते हैं, उसके बाद फिर से पूछिए कि ये जो याद करने के दिए थे, चाहे याद तुम्हें जो हुआ उसको फिर से याद करो। तो देखते होंगे याद करने का तरह तरह का मेमोरी स्ट्रेटजी वो अपनाता होगा, कभी कुछ तो कई तरह के तकनीक होते हैं। तो इस स्तर पर उन्होंने देखा कि बच्चों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो ये हो गया आपका माइक्रोजेनेटिक डेवलपमेंट, सूक्ष्म वृत्तीय सिद्धांत उन्होंने देखा। इसी स्तर पर उन्होंने चेक किया कि कैसे कैसे इस स्ट्रेटजी में क्या क्या भी परिवर्तन आता है। एक दूसरा होता है ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट। इसमें व्यक्ति वृत्तीय, मतलब पूरे व्यक्ति के, पूरे मानव जीवन के पूरे जीवन में जो परिवर्तन आता है उसे व्यक्ति वृत्तीय विकास कहते हैं। इस स्तर पर उन्होंने देखा कि क्या क्या परिवर्तन आता है। जैसे देखिए, पूरे लाइफ टाइम हमारा, चाहे किसी भी दृष्टि से हो, हमारे जीवन का पूरे लाइफ टाइम जो भी परिवर्तन होगा वो इस सिद्धांत के अंदर में उन्होंने स्तर में ये जांच करके उन्होंने देखा कि क्या क्या इसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, तो 2 हमने देख लिया, माइक्रोजेनेटिक, सूक्ष्म वृत्तीय और व्यक्ति वृत्तीय, 2 हमने देख लिया। तीसरा देखते हैं, जाति वृत्तीय विकास। जाति वृत्तीय विकास क्या होता है? इस स्तर पर विकासात्मक परिवर्तनों का मापन तथा विश्लेषण विकासवादी दृष्टि से किया जाता है। मतलब कि कैसे विकास हुआ, जातिवादी से मतलब किसी खास, किसी आजकल जो आप जाति समझते हैं उसको नहीं, मानव जाति की बात कर रहे हैं कि हमारा मानव का विकास जो हुआ इस आधार पर कैसे कैसे मानव वृत्ति। पहले हम लोग सुनते थे, आप जानते हो कि हम लोग बंदर थे, चिंपैंजी थे, उसके बाद धीरे धीरे मानव का विकास हुआ। तो ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं मानव का जो विकास हुआ उसी के बारे में ये कहते हैं कि इस दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो मानव में कुछ ना कुछ ऐसे परिवर्तन है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि पता चल जाता है कि मानव का कैसे कैसे किस किस क्षेत्र में विकास किया, कैसे खाने का तरीका, पहनने का तरीका,
चलने का तरीका, हर एक तरह के साइकोलॉजिकल बोलने सुनने कहने का, कोई भी तरह का समझने का तरीका, इन सभी स्तर पर मानव को विश्लेषण करने में सुविधा होती है। इसलिए उन्होंने जाति वृत्तीय विकास के ऊपर इन्होंने एक सिद्धांत दिया। ठीक है, जैसे अतीत के सैकड़ों हजारों वर्षों तक मानव कैसे रहते थे, फिर आज के डेट में कैसे हो गए हैं, इन्हीं को परिवर्तन को उन्होंने क्या किया, दृष्टि से अपने देखा और इसको समझा। इससे मानव जीवन को समझने में क्या होती है, आसानी होती है। जाति वृत्तीय सिद्धांत में उन्होंने देखा कि इस स्तर पर देखने से मानव को समझ सकते हैं। चौथा देखिए, सोशियो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। इस स्तर पर संस्कृति, मूल्य, मानक एवं तकनीकी परिवर्तनों के हुए बदलाव को ध्यान में रखकर किया जाता है। मतलब कि हमारे कल्चर कैसे थे, आज के कल्चर कैसे हैं, इन सभी चेंजिंग को देखते हुए कि बालक में जो भी चेंजिंग देखना है तो मान लीजिए उसको सिर्फ एक स्तर पर थोड़ी ना देख सकते हैं, उसका फिजिकली देखना होगा, उसके सामाजिक देखना होगा, सांस्कृतिक देखना होगा, उसके और भी बहुत सारे चीज़ें क्या क्या परिवर्तन आता है उस दृष्टि से। इसी तरह उन्होंने 4 स्तर में बांट के जब उन्होंने देखा तब उन्हें पता चला कि ये सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्य, मानक, तकनीकी, इन सभी परिवर्तनों में भी कुछ ना कुछ अंतर दिख रहा है। तो ये 4 स्तर पर आपने देखा कि 4 स्तर पर अपने सिद्धांत देकर ये स्पष्ट किए कि हाँ, मैं जो कहना चाहता हूँ, वो जो कहना चाहते थे कि सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, इसी कंसेप्ट 4 थ्योरम के द्वारा उन्होंने सिद्ध किया, इन्हीं 4 कंसेप्ट के द्वारा उन्होंने सिद्ध किया। इसीलिए उन्होंने 4 स्तर पर इसे बांटकर अपना सिद्धांत दिए। आज के डेट में जो भी इन्होंने अभी सिद्धांत हमने 4 पढ़ा, उस 4 सिद्धांत के ही आधार पर आज के डेट में बहुत सारे साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट अपने राय देते हैं या फिर मानते हैं कि नहीं, इस स्तर पर बालकों का परिप्रेक्ष्य या उनका विकास के बारे में समझना देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज के जो भी साइकोलॉजिस्ट वो भी फॉलो करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जो भी हमने सिद्धांत पढ़ा इससे क्या क्या स्पष्ट हुआ। इससे स्पष्ट हुआ कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में उसके सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वो सभी चीज़ें जितने भी थी वो हमारे समाज, मनुष्य के ही जीवन से रिलेटेड था। तो कहीं ना कहीं हमने क्या देखा कि जो भी परिवर्तन होता है हमारे जीवन में, वो सामाजिक सांस्कृतिक का भूमिका रहता है। इसलिए ये स्पष्ट हुआ, ये निष्कर्ष निकल गया। यह विकास से शून्य में घटित नहीं होता। मतलब शून्य मतलब जीरो नहीं, वैकम, वैकम मतलब कोई ऐसा जगह जहाँ हवा भी ना हो, ऐसे जगह पर हमारा विकास नहीं होता। कहीं ना कहीं इससे स्पष्ट होता है कि शून्य में हमारा विकास नहीं होता, कहीं ना कहीं हमारा सामाजिक संस्कृति में विकास होता है। कहीं अगर आपको दे दे, ऑप्शन में दे दे कि बालक का विकास शून्य में होता है, खाली स्थान में भरने को दे दे, शून्य हटा दे। इसके अलावा भी बहुत सारे किसी सीटेट एग्जाम में दे दे कि बालकों का विकास शून्य में होता है, नहीं होता है, वाइगोत्स्की के अनुसार होता है या नहीं होता है, या स्टेटमेंट में डाल दे। ठीक है, तो इसलिए याद रखेंगे संज्ञानात्मक विकास समाज और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में ही होता है। आपने देखा कि समाज और संस्कृति के ही आसपास चीज़ें घूम रही हैं। ठीक है, इसमें सार्वभौमिक समानता कल्पना करना उचित नहीं। सार्वभौमिक यूनिवर्सल कल्पना कर नहीं किया जा सकता है। जैसा सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश रहेगा उससे ऐसे ही विकास होगा। किसी का कुछ और है, किसी का कुछ और, किसी का और, सबके एक ही स्तर पर देखना सही नहीं है। ठीक है, विभिन्न सांस्कृतिक लोगों के संज्ञानात्मक विकास में समानता हो सकती है। कहना चाहते हैं, इस पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे कि विभिन्न संस्कृति के लोगों में संज्ञानात्मक विकास जो है समान हो सकता है, परंतु एकरूपता नहीं हो सकती। मतलब स्तर उसका जो है एक समान का हो सकता है, परंतु एक जैसा नहीं होगा। जैसे किसी का विकास अगर हाथ का हो रहा है तो जरूरी नहीं कि दूसरे का भी हाथ का ही विकास होगा, रूप उसका एक जैसा नहीं रहेगा, अलग अलग तरह का विकास होगा। ठीक है, तो एक रूपता और एक समानता में अंतर आप समझ चुके होंगे। ठीक है, केवल परिपक्व और संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता। अगर आदमी मैच्योर होता है उसी को विकास कहते हैं, या फिर इसी से विकास को डिसाइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जबकि पियाजे का ये मानना था कि परिपक्वता के हिसाब से विकास होता है या ऐसा कुछ होता है। नहीं, आप देख पा रहे हैं कि सामाजिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर भी परिवर्तन आ रहा है, विकास हो रहा है। तो ये था आपका, आपने देखा कि जो वाइगोत्स्की साहब ने अपने सिद्धांत दिए थे उसके निष्कर्ष हमने ये बताया। 4 उन्होंने स्तर पर बांटकर अपने कंसेप्ट दिए थे, वो कंसेप्ट के बाद निष्कर्ष हमने बताया। आगे देखते हैं, इनके अन्य कुछ और भी दृष्टि थे। उस दृष्टिकोण से क्या देखना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे। जैसे एक था बौद्धिक अनुकूलन के उपकरण।
इस राय को भी हम लोग जानेंगे। पिछले हमने जो कुछ भी बताया था उसको छोटे ही लेक्चर में बनाया, इसके बाद जो सेकंड में आज क्लास ले रहा हूँ इसको भी मैं कम ही लेक्चर में ख़त्म करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊँगा आपको कि बौद्धिक अनुकूलन के उपकरण क्या थे, समस्त विकास के क्षेत्र क्या थे, निर्देशित सहभागिता क्या थी, उनके कुछ एविडेंस वो दिए थे कि हमारे जो कंसेप्ट दिए हुए हैं क्यों सही हैं, ऐसे उनको क्यों आपको उनको कंसेप्ट को मानना चाहिए। उसके बाद में निष्कर्ष निकला शैक्षिक निहितार्थ क्या थे, मतलब कि एजुकेशनल जो इम्प्लीकेशन क्या थे उनके, इसके बारे में भी उन्होंने बताया है। कुछ अफेक्टिंग फैक्टर बताया है कि बालकों के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वाइगोत्स्की के हिसाब से क्या क्या इफेक्ट होता है इसको हम लोग देखेंगे। आप देख पा रहे हैं कि जितने भी ये पॉइंट्स हैं इसको अगले लेक्चर में